फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। दोस्तों, हम उत्तराखंड एलटी की पेडागोजी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और उसी सीरीज़ में मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक नया टेस्ट। ओके, इससे पहले टॉपिक वाइज जो है मैंने जो थ्योरी है उसके ऊपर वीडियोज़ जो हैं बना दिए हैं और सारे के सारे टॉपिक्स में करवा चुका हूँ। ओके, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जाके उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। साथ के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा नोट्स के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बात की, हम टेस्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी 14 जो है प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज ये आपका 15वां टेस्ट है। तो ये टेस्ट जो है मैं जो आपके 30 मार्क्स हैं, जैसे कि 30 मार्क्स का आने वाला, तो इसीलिए मैं 30 क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखना और अपने खुद से करने की कोशिश करना दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि कितना कुछ मतलब आप लोग कर रहे हैं, और अपनी तैयारी को करते रहिए लगातार। ये सही समय है, आराम से अपने घर पे बैठ के तैयारी करते रहिए। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ते रहिए हर दिन, जितना भी आपको टाइम लगता है। ओके, क्योंकि अभी तो घर पे ही हैं, सब लोग घर पे ही हैं, अपने आराम से घर पे रहना ही ज़्यादा बेटर है। इधर उधर जाना तो खतरे से खाली नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उसके पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालक की किन समस्याओं का हल कर सकता है। पहला है समायोजन, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है बौद्धिक विकास, और चौथा है ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ये सभी। इन सारे गुणों का जो विकास है वो बालक अपने परिवार व सामाजिक वातावरण से कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, शिक्षक की आधुनिक जो संकल्पना है के अनुसार एक शिक्षक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो पहला है दार्शनिक की, दूसरा है मित्र की, तीसरा है कार्य सहभागी की, और चौथा है अनुदेशक की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बताइए राइट आंसर। यहां पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन कौन सा, 4, ठीक है। अनुदेशक की यानी इंस्ट्रक्टर की। यहाँ पर जो मॉडर्न एजुकेशन है या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, उसमें जो शिक्षक है उसकी गौण भूमिका है, उसकी भूमिका केवल एक सहायता प्रदान करने वाले की है, इंस्ट्रक्टर अनुदेशक की है। ओके, उसको उतना ज़्यादा महत्व इसके अंदर नहीं दिया गया, बालक को महत्व दिया गया है। अगला देखिए, निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पहला है संचित अभिलेख, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है अनुसूची, और चौथा है घटना वृत्त। तो यहाँ पर हमको बताने हैं कि सूचनाओं का क्रमबद्ध जो विवरण है वो किस में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। संचित जो अभिलेख है उसके अंदर बेसिकली बालक की जो योग्यताएं हैं, शैक्षिक प्रणाली और अन्य सारी सूचनाओं का जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो भी कहते हैं, याद रखना। चलते हैं आगे नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगते हैं। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदिक प्रेरक अवस्था। तो यहाँ पर जो क्या हो सकता है, यहाँ पर बात हो रही है कि अमूर्त रूप से चिंतन। तो अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है दोस्तों, वो होता है आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको दूसरा नाम इसका आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है, ठीक है। तो इसलिए इसी में जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आती है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उन चीज़ों को भी वो इमेजिन करके जो है थोड़ा बहुत समझ सकता है कि इसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव, मंद गति के विकास, बाल अपराध के कारण किसके अंतर्गत आते हैं। पहला है विद्यालय के कारण द्वारा, दूसरा व्यक्तिगत कारण, तीसरा सामाजिक कारण, और चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इसका होगा आपका ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो बुद्धि जो कि सब प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है, प्रत्येक जो बालक है उसके अंदर कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ इस प्रकार के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ओके, और उसका लर्निंग जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, या बाल अपराध उसके अंदर इस प्रकार की भावनाएं विकसित हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि को कहा है
पहला है अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता, दूसरा सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, तीसरा अधिगम की योग्यता और चौथा है सामान्य योग्यता एवं विशेष योग्यता का समन्वय। तो यहाँ पर बात हो रही है टर्मन। तो जो टर्मन है उसने माना था, उसकी परिभाषा भी है ये कि बुद्धि जो है वो क्या है, अमूर्त जो वस्तुएं हैं उसके संबंध में चिंतन करने की योग्यता है। यानी कि आप जो सामने आपके नहीं है, जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसके बारे में कौन कितना चिंतन कर सकता है, यही उसकी बुद्धि की योग्यता कहलाती है। ये किसने कहा था, टर्मन के अनुसार है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है। पहला है यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो कि दिया है फ्राइड ने, फिर है आपके पास संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, फिर आपके पास मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर, और चौथा है नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग। तो यहाँ पर बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। बहुत आसान है दोस्तों, ये आपने सारी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर होगा सही उत्तर ऑप्शन थर्ड, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये स्किनर ने दिया नहीं दिया, बल्कि किसने दिया है, वाइगोत्स्की का। कई बार हमने डिस्कस किया है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सीटेट के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो जो प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है किंडरगार्टन विधि, दूसरा योजना विधि, तीसरा पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक मेथड, और चौथा व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला देखिए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है। सेकंड, सही हो सकता है। सी, लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है, या डी, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है इसका, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर प्रेजुडाइज जो है इसको प्रदर्शित करता है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि लड़के और लड़कियों के अंदर या मेल और फीमेल के अंदर एक भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, वो आपका जेंडर जो पूर्वाग्रह है या प्रेजुडाइज जिसको कहते हैं हम, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आज के समय में जो है किसी भी एजुकेशन के अंदर ये एक्सेप्टेड नहीं है मॉडर्न समाज के अंदर। नेक्स्ट देखिए, थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। पहला है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, दूसरा बहुकारक सिद्धांत, तीसरा धारा प्रवाह का सिद्धांत, और चौथा है संक्रिया उत्पादन का सिद्धांत। तो जो दोस्तों थ्रस्टन जो है उसने बुद्धि के सिद्धांत के अंदर मैंने बताया भी था आपको कि थ्रस्टन ने जो थ्योरी दी है वो है समूह कारक सिद्धांत, और इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बेसिकली बात की कि कुछ होती है व्यक्तिगत बुद्धि और फिर होती है एक ग्रुप बुद्धि। तो ये इनका विकास उन्होंने कहा कि अलग अलग होता है, और इसको उन्होंने समूह कारक सिद्धांत भी कहा और प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुधारात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी है। पहला, अच्छा किसके लिए उपयोगी है इनमें से, पहला है असामान्य बालकों के लिए, दूसरा अभिभावकों के लिए, तीसरा अध्यापकों के लिए, और चौथा सामान्य बालकों के लिए। तो यहाँ पर हमें बताना कि जो सुधारात्मक शिक्षण वो किसके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी फर्स्ट है, असामान्य जो बालक हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मलिटी है उनके लिए इस प्रकार के शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, बालक के समाजीकरण का निर्धारण निम्नलिखित में से किस तकनीकी के द्वारा किया जाता है। पहला है जीवन वृत्ति अध्ययन तकनीकी, दूसरा निरीक्षण तकनीकी, तीसरा समाज मिति, और चौथा साक्षात्कार तकनीकी। तो यहाँ पर बात हो रही है बालक के समाजीकरण का निर्धारण। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, समाज मिति तकनीकी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक के निम्न युग्मों में से असत्य युग्म है। पहला है सहचार्यवाद का सिद्धांत जो दिया है थॉर्नडाइक ने, फिर आपके पास शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो दिया है पावलोव ने, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया C.H. जड ने, और चौथा है अवयववादी सिद्धांत दिया है कोलर ने।
तो यहाँ पर जो असंगत है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि जो सहचार्यवाद का सिद्धांत दिया है उसके जो देने वाले हैं उनका नाम है रॉबर्ट फास्ट, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट फ्रास्ट ऐसा कर गया इनका नाम। तो रॉबर्ट फ्रास्ट जो है उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है, वह ग्रसित है। पहला है डिस्ग्राफिया से, दूसरा डिसकैलकुलिया से, तीसरा डिस्फेजिया से, या चौथा डिसलेक्सिया से। तो किससे वह ग्रसित है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन सा, डिसग्राफिया। ग्राफिया से आप ग्राफ से पता चल सकता है कि लिखने की जो अक्षमता है वो डिसग्राफिया के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपके लर्निंग डिसऑर्डर, ये भी आपको सारे याद करने हैं। अगला देखिए, किसी बालक में पाए जाने वाले वे प्रेरक जो वातावरण के संपर्क से आने में उसमें विकसित होते हैं कहलाते हैं। पहला है अर्जित प्रेरक, दूसरा प्राकृतिक प्रेरक, तीसरा जन्मजात प्रेरक, या चौथा आंतरिक प्रेरक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अर्जित प्रेरक, जो कि उसके वातावरण से वो अर्जित करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे, पहला बाहरी सत्ता पर आधारित, दूसरा स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी पर आधारित, तीसरा विद्यालय पर आधारित, और चौथा परिवार पर आधारित। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, तो 10 वर्ष से जो अधिक आयु के बच्चे हैं वो प्रदर्शित करते हैं स्वायत्तता पर आधारित, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो नैतिकता है वो किसी के दबाव में नहीं होती है, धीरे धीरे वो उनके अंदर खुद भी अपनी समझ विकसित होने लग जाती है। तो इसलिए उनका स्वायत्तता से वो उनकी जो नैतिकता है वो स्वायत्त होती है, यानी ऑटोनमस रूप से होती है, किसी का दबाव उसके ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, सीखने की सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से किस में नहीं है। पहला है, इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए उपयोगी है। दूसरा, यह सीखते सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। सी है, इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जब उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। और चौथा है, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। तो यहाँ पर नहीं है, कौन सी नहीं है वो हमें बतानी। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सी है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड है। यहाँ यह सिद्धांत समय पर सीखने पर बल नहीं देता है, ठीक है ना। समय पर सीखने पर इस सिद्धांत के अंदर, सूझ के सिद्धांत के अंदर जोर नहीं है। इसके लिए मैंने आपको सूझ का सिद्धांत बता रखा था, जिसमें कि बेसिकली वो बंदर जो है वो केला जो है निकालने के लिए किस प्रकार से छड़ियों को जोड़ देता है और उसके अंदर सूझ पैदा होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। पहला है भ्रूण अवस्था में, दूसरा किशोर अवस्था, तीसरा शैशवावस्था, और चौथा बाल्या अवस्था। तो यहाँ पर बात हो रही है शारीरिक विकास की अवस्था की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम मतलब कम हो जाती है। तो कम यहाँ पर होती है दोस्तों किसके अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, 6 से 12, क्योंकि उससे पहले जो शैशवावस्था या लगभग 5-6 वर्ष तक बालक का जो विकास है वो बहुत तीव्र अवस्था में होता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक ये विकास की गति रुक जाती है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था चालू होती है वैसे फिर से गति जो है शारीरिक विकास की अत्यधिक तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चे दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण कर उसी व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वे उपयोग करते हैं। पहला है भाषा का, दूसरा अभिप्रेरणा का, तीसरा चिंतन का, या चौथा अभिवृत्ति का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि दूसरे के व्यवहार को प्रेक्षण कर उसका अनुकरण करने की, तो वो क्या करते हैं, चिंतन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आपके कक्षा मिश्रण को प्रभावित कर सकती है। उच्चारण में व्यक्तिकरण की, सेकंड है शब्दों के लेन देन की, सी है वाक्यों में कठिनाई की, और चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये सही उत्तर दोस्तों उसका ऑप्शन डी होगा। ये सारी समस्याएं जो हैं वो वहाँ पर आ सकती हैं, जबकि मल्टी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ होती है। नेक्स्ट,
एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कर सकता है। पहले मूल्यों पर भाषण देकर, दूसरा दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाकर, तीसरा छात्रों की सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों में सक्रिय कार्य से, और चौथा धार्मिक उत्सवों को मनाकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो तीसरा है, पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जानी चाहिए ताकि उनके सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए। पहला यहाँ पर अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार किया जाए, उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाना, सी है अंतिम सत्य को स्वीकार करना, तथा चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एज ए टीचर हमारी जो एप्टीट्यूड है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जो चीज़ है, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लॉजिकल है, रैशनल है, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो एक टीचर को बोलनी चाहिए। मतलब कभी भी उसे एक संकीर्ण विचारों का नहीं होना चाहिए या सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। जो पुरानी विचार हैं, रूढ़िवादी विचार, उनको मानने वाला नहीं होना चाहिए। हमेशा एक खुले विचारों वाला और हमेशा एक इस प्रकार की जो नए चीज़ें हैं, नए विचार हैं, उनको एक्सेप्ट करने वाला, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, और तो उसमें वैज्ञानिक थॉट्स होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है। सेकंड, इससे मनोरंजन का अवसर मिलता है। सी, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, या इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा बताइए सही उत्तर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। वैसे तो यहाँ पर कई तरह का विकास होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक दिया हुआ है तो इससे ऑब्वियसली सांस्कृतिक विकास होता है। ठीक है ना। और सांस्कृतिक के साथ साथ उसका सामाजिक विकास और कई प्रकार के विकास उसके अंदर होते हैं, नैतिक विकास भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नोत्तरी विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए। सेकंड, छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। सी है, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। या चौथा, छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो जहाँ पर सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, छात्रों को उनके स्वयं उत्तर सोचने की बात की जाए, क्योंकि प्रश्नोत्तरी विधि का मतलब ही यही है कि हम प्रश्न करें और बच्चा उसके बारे में थॉट प्रोसेस उसकी चलनी चाहिए ताकि वो सोचकर उसके जवाब दे दे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर है पहला दत्त कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, और आपके मौखिक प्रश्न, तीसरा सत्र परीक्षा, और चौथा प्रश्नोत्तरी और खेल। तो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं है, सत्र परीक्षा यानी कि जो सेशन के एंड में होती है वो आवश्यक उपकरण नहीं है। बाकी रचनात्मक मूल्यांकन क्योंकि साथ साथ होता है, जैसे जैसे आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है उसके साथ साथ ये प्रोसेस चलती है, तो इसलिए उसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क होंगे, मौखिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जितने जो एक्स्ट्रा करिकुलर होंगे चीज़ें वो भी पूछी जाएंगी, खेल कूद जो भी होगा, लेकिन उसके अंदर सेशन परीक्षा नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट देखिए, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। पहला है जन्मजात एवं अर्जित दोष, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रवाह, तीसरा वंशानुक्रम व शारीरिक संरचना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत क्या हो सकता है इसमें, तो ये यहाँ पर बताइए सही उत्तर। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी होना चाहिए, सारे ही यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए एक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पहला है क्षमताओं के प्रतिकूल, सेकंड रुचियों के अनुकूल, तीसरा अत्यंत सरल, और चौथा अत्यंत बोझिल। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है रुचियों के अनुकूल उसको पाठ्यक्रम यानी सिलेबस या करिकुलम को होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो पहला देख लीजिए चारों सूत्र कौन सा है इसमें। तो बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है जिसको इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अपॉन 100। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। पहला योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दूसरा दोहरी कक्षोन्नति देना, तीसरा
कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, और चौथा विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, विशिष्ट बालकों का विद्यालयों का प्रावधान हो सकता है, या उनके लिए सामान्य जो विद्यालय हैं उसमें विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। ठीक है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना परसेंट होना चाहिए? 6%, 10%, 4% या 3%। तो यहाँ पर बात हुई थी 6% निवेश की। ठीक है। और ये आज की डेट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यही बात हुई है। इतने साल पहले भी यही बात हुई थी और आज भी यही बात हुई है कि हम क्या करेंगे, जो है आपका 6% निवेश करेंगे। तो देख सकते हैं आपकी, लेकिन इस समय वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियां देश के अंदर हो गई हैं और जिस प्रकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अब ज़रूरत है, तो आने वाले कुछ टाइम में तो गवर्नमेंट ज़्यादा हेल्थ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये चीज़ होने वाली है। आने वाले 10 साल बाद हो सकता है कि 6% कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हो गया है और जिस प्रकार से अभी स्थितियाँ चल रही है, तो मुझे लग रहा है फिर से लॉकडाउन लग सकता है पूरी तरीके से। तो लगभग कह रहे हैं कि जून तक 2, ढाई 3 लाख करोड़ रुपए की पूरी चपत लग जाएगी जीडीपी को। तो इस हिसाब से जो है बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, इसके सामने सब मजबूर हैं। फिलहाल हम सब यही कर सकते हैं कि अपना अपना सेफ रह सकते हैं स्वयं को और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये इसके अलावा सबके किसी के पास कोई भी चारा नहीं है। तो खैर अभी के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।